अभी हम बैठे हुए हैं बक्सर प्रखंड के मझरिया गांव में। और मझरिया गांव ने एक इस बार यूपीएससी का भी रिजल्ट दिया है। और वो सिद्धांत सिंह राजपूत अभी हमारे बगल में बैठे हुए हैं। बताते चले कि सिद्धांत सिंह 66वीं बीपीएससी की परीक्षा में इन्होंने 5वां रैंक प्राप्त किया था। और अभी अब बिहार सरकार में असिस्टेंट कमिश्नर हैं स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट में। और अभी लोक संघ लोक सेवा आयोग पर आयोजित परीक्षा में इन्होंने 114वां रैंक प्राप्त किया है। अभी हमारे साथ हैं और इस साइड में उनके चाचा जी बैठे हुए हैं। सिद्धांत जी, कैसा लग रहा है पहले? जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये तो बता भी नहीं सकता कोई भी इंसान कि उन्हें जिस तरह से वेलकम किया गया है पूरे गाँव वासियों के द्वारा। तो मैंने अपने गाँव का थोड़ा-सा नाम रोशन किया है, ये मेरे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है। बता रहे हैं कि परिणाम के बाद पहली बार एक गांव आए हुए हैं और पूरे गांव वालों ने अभी पूरे गाजे बाजे के साथ इनका स्वागत किया। अभी आपको माला दिख भी रहा होगा। तो अच्छा, इस सफलता का श्रेय आप किसे दे रहे हैं? जी, इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता-पिता, अपने पूर्वज, अपने सगे संबंधी और साथ ही साथ अपने पूरे गाँव, मझरिया गाँव और अपने बक्सर ज़िला को देना चाहूँगा। अच्छा, यूपीएससी की जो परीक्षा होती है जो आपने क्रैक किया, वो भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इसका कुछ फॉर्मेट भी कुछ अजीब होता है। अधिकांश छात्रों को तो इसका फॉर्मेट भी नहीं पता होता। सबसे पहले आप इस फॉर्मेट को क्या समझा सकते हैं, क्या फॉर्मेट होता है इसका? जी, इसमें 3 चरण होते हैं यूपीएससी की परीक्षा में। पहला चरण प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है जिसको प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं। दूसरा मेंस एग्ज़ाम होता है जिसको मुख्य परीक्षा बोलते हैं और अंतिम चरण होता है साक्षात्कार जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं। इन 3 चरणों में आपको ऊपर से नीचे तक अच्छे ढंग से खंगाला जाता है और प्रीलिम्स परीक्षा जो होती है वो ऑब्जेक्टिव किस्म की होती है। उसमें 100 सवाल आते हैं, 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज़ का होता है, दूसरा पेपर सीसैट का होता है। दूसरा जो पेपर सीसैट का होता है वो क्वालिफाइंग होता है, उसमें 33% मार्क्स लाने होते हैं। फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज़ का होता है, उसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं और आपको कट ऑफ क्लियर करना रहता है। उसके बाद दूसरा जो परीक्षा होता है मुख्य परीक्षा, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 7 कंपलसरी पेपर रहते हैं और 2 जो होते हैं वो लैंग्वेज पेपर्स रहते हैं। तो उसमें आपको स्कोर करना रहता है जिसमें एक ऐसे 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर और 2 ऑप्शनल के पेपर। उसके साथ साथ 2 हिंदी और इंग्लिश के जो लैंग्वेज पेपर्स हैं वो रहते हैं और आखिरी चरण जो होता है वो यूपीएससी इंटरव्यू का होता है जिसमें 5 मेंबर आपका परीक्षा लेते हैं और आपको मार्क्स देते हैं। अच्छा, जितने भी आपने बोला वो बहुत सारे तो कॉमन पार्ट हैं, लेकिन 2 वैकल्पिक विषय होता है और उस विषय का चयन भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इस तैयारी में। उस विषय का चयन कैसे किया जाता है? जी, पहले 2 वैकल्पिक विषय होता था, अब एक ही वैकल्पिक विषय होता है, उसके 2 पेपर होते हैं। तो उसका चयन करना काफ़ी महत्वपूर्ण कदम होता है। आपको अपने नेचर के हिसाब से देखना पड़ता है कि आप किस ऑप्शनल विषय के साथ अपना सबसे ज़्यादा कोलैबोरेशन और कोहेरेंस बिठा पा रहे हैं। जैसे मेरे समय में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मैंने की है, तो ये कोई वैकल्पिक विषय है ही नहीं यूपीएससी में। यूपीएससी में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो मुझे लगा कि मुझे पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं कोई ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट लूँ जिसका सक्सेस रेशियो यूपीएससी में ज़्यादा है। तो मैंने 3 विषयों का चयन किया था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको लोक प्रशासन बोलते हैं, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी और तीसरा फिलॉसफी। तो उस तीनों को मैंने 7-7 दिन पढ़ा और फिर मुझे ये समझ में आया कि सोशियोलॉजी से मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ और मैंने समाजशास्त्र विषय का चयन किया। अच्छा, हम लोग जिस समाज से आते हैं, खासकर इसमें मतलब पुअर बैकग्राउंड के लोग यहाँ रहते हैं, बहुत पैसे वाले लोग नहीं रहते हैं। और हमारे यहाँ जो भाषा की जो समस्या है वो बनी रहती है। तो यूपीएससी की तैयारी में भाषा मतलब हिंदी या अंग्रेजी या फिर पैसा मतलब कोचिंग वोचिंग से संबंधित इन सब चीज़ों का क्या क्या महत्व होता है? देखिए, जैसे अगर जहाँ तक भाषा की बात की जाए तो भाषा कोई बैरियर नहीं है यूपीएससी में। मैं अपना ही एग्जांपल दूँ तो मैंने मुख्य परीक्षा भले इंग्लिश मीडियम से लिखी, लेकिन मैंने साक्षात्कार जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो हिंदी माध्यम से इस बार चुना था। अपना मेरा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी था। तो ये बताता है कि भाषा तो कोई बैरियर नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि आज ग्लोबलाइज दुनिया में इंग्लिश माध्यम के रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं हिंदी माध्यम के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से आपको टॉपर देखने को मिल जाएंगे यूपीएससी में। अच्छा, अब तो आप एक आईएएस अधिकारी हो चुके हैं। इससे पहले भी आप बीपीएससी के अध्ययन रख चुके हैं, लेकिन उससे पहले आप भी एक आम व्यक्ति हुआ करते थे। आप भी विभिन्न कार्यालयों में जाया करते होंगे। कहीं ना कहीं से आपको जरूर समस्याएं दिखती होंगी जो एक अधिकारी ही आपके साथ करता होगा। तो आप अपने इस समाज में आप अपने तरफ से किस प्रकार के बदलाव लाने की चेष्टा कर रहे होंगे? देखिए, जैसा कि सरकार का मानना है कि
मिनिमम गवर्नेंस एंड मैक्सिमम गवर्नेंस का, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो इस ई गवर्नेंस के माध्यम से हम अपने ज़मीनी स्तर पर काफ़ी चेंज ला सकते हैं। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगी उतना ज़्यादा जो लाल फीताशाही है, रेड टेपिज्म, वो हटेगा, और उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगी उतना ज़्यादा सरकार और जनता के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा। तो हमें टेक्नोलॉजी का बढ़ावा देना लोक प्रशासन में काफ़ी आवश्यक लगता है, और मुझे ये यकीन है कि मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो बीच के बिचौलिए हैं उनको हटाऊंगा और रेड टेपिज्म को ख़त्म करूंगा, और जनता और सरकार के बीच में डायरेक्ट संवाद इस्टेब्लिश करूंगा। अच्छा, अभी आप बाहर जब अपने गांव के लोगों से बात कर रहे थे तो एक देखे कि बुजुर्ग आपको कह रहे थे कि देखा हुआ ईमानदारी से काम करिए। मतलब कहीं ना कहीं अधिकारियों को लेकर एक आम धारणा है, या कुछ सत्य भी होगा, कि आजकल के काम में भ्रष्टाचार, लोग जनता से दुर्व्यवहार, ये आम बात सी हो गई है। क्या आप इस क्षेत्र में कुछ कदम उठाना चाहेंगे? देखिए, आप किसी भी फील्ड में जाइएगा तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों माइंडसेट के पीपल मिलेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारा देश प्रगति कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि अच्छे ईमानदार व्यक्तियों की अभी भी जो संख्या है वो बेईमानों से ज़्यादा है। तो ईमानदारी में ही पावर है, ये सबको पता है, और आपकी रीढ़ की हड्डी जब तक स्ट्रांग रहेगी, मतलब अगर आपके अंदर सत्यनिष्ठा और ईमानदारी है, तो आपके कदम, भले आपके पास पैसे कम हो, काला बाजारी नहीं होगी, लेकिन आपके जो कदम होंगे उससे आने वाले जो भी अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अच्छा, अभी तो बिहार में, खासकर भारत में, पूरा चुनाव का मौसम चल रहा है, और हमारा लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब यहाँ मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। अभी मतदान प्रतिशत बहुत कम देखने को मिल रहा है। आप इस संबंध में कुछ लोगों से अपील करना चाहेंगे? जी, मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आपके वोट की कीमत से ही इस देश का लोकतंत्र चलता है। तो अपने वोट की कीमत को पहचानें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। मतदान करिएगा तो ही आप इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का भी हक रखते हैं, वरना मतदान नहीं करिएगा तो कुछ ऐसे व्यक्ति आ जाएंगे जो कि सरकार को उस ढंग से नहीं चला पाएंगे जिस ढंग से आप समाज में एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अपने वोट की कीमत पहचानिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपको कौन सा कैडर मिलने वाला, किस कोई या स्टेट कुछ हो चुका फाइनल या अभी होना? नहीं, ये तो दिसंबर तक फाइनल होता है, बट अभी तक 99% चांस है कि आईएएस कैडर मिलेगा। आईएएस कैडर ही मिलेगा। जी, और स्टेट का अभी वो दिसंबर तक आता है। चलिए, आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक अधिकारी बनने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी कर्तव्यों को बखूबी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और समाज के और बेहतर करने में आप अपना योगदान करेंगे। इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। चाचा जी, कैसन लगा था? लड़का पहले बीपीएससी अधिकारी बनल, अब आईएएस अधिकारी बन गए। बहुत बढ़िया लगा था, बहुत बढ़िया लगा था। और वैसे 2.5-3 साल पहले भी इंटरव्यू भई रहता, वो घड़ी कहले रही कि जरूर निकली हैं। वो घड़ी भी पूरा गांव के या पूरा परिवार के उम्मीद रहे कि जरूर निकली हैं। आज एकदम निकाल ले बने, आज सबके सामने बात बा। बहुत निमन लगा था। बहुत बढ़िया लगा था। इनकर कठिन परिश्रम, इनकर ईमानदारी से परिश्रम जो नहीं करते रहलन, ओकरा चलते सबका ये अनुमान रहे कि होइबे करी। आज देखिए, आज वो सामने बा। हमने के क्षेत्र में जितना अधिकांश लड़का, खासकर युवा वर्ग, माने बहुत निगेटिव चीज और बहुत झुक रहा बा, तो का वैसन कुल युवा लोग के ऐसन लड़कन से कुछ प्रेरणा लेवे के चाहिए? बिल्कुल लेवे के चाहिए। आ सबका के हम यह कहिला आ समझाइला कि देखो बबुआ, घबराए के नहीं, आ गलत रास्ता पर नहीं जाए के, सत्य पर रहे के बा। आ एक दिन सत्य जीतेला, थोड़ा विलम्ब से जीतेला, लेकिन सत्य जरूर जीतेला, आ सत्य ही प्रिवेल करेला। घबराए के ना चाहिए, बिल्कुल लगन के साथ, ईमानदारी के साथ परिश्रम करे के चाहिए। जरूर सत्य के जीत हुई, आ एक दिन सब लोग खुशहाल हो जी हैं सत्य के मार्ग पर चल के। जे भी वो राह पर चली एकदम खुशहाल रही। तो देखिए, ये हैं सिद्धांत, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अब अधिकारी बनने वाले हैं, और इनको संभवतः आईएएस कैडर ही मिलने वाला है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि बतौर आईएएस अधिकारी समाज को अपना बहुत कुछ देंगे और समाज भी इनसे बहुत लाभान्वित होगा।